नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विस्तृत विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं उस महिला की जिसने 15 सालों तक बंगाल को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा। सत्ता का स्वाद लगते ही वह हिंदुत्व का राग भूल गई और एक खास वर्ग को खुश करने के चक्कर में उसने पूरे राज्य की कुर्बानी दे दी। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने जो रास्ता चुना था वह साफ था। शुरू में उन्होंने मां माटी और मानुष का नारा दिया, लेकिन धीरे धीरे वो एक परिवार और वोट बैंक की राजनीति में बदल गए और उस वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने जो किया उसे तुष्टीकरण कहते हैं। पहला और सबसे बड़ा उदाहरण शपथ का बदलता स्वरूप। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি। 2011 में मुख्यमंत्री बनते समय उन्होंने शपथ ली ईश्वर की शपथ, लेकिन 2016 में दोबारा शपथ लेते समय शब्द बदल गए। गॉड एंड अल्लाह, ईश्वर और अल्लाह। यह छोटा सा बदलाव नहीं था, यह एक सिग्नल था पूरे बंगाल को कि अब राजनीति की दिशा किसी खास समुदाय की तरफ मोड़ रही है। दूसरा, त्योहारों पर दूसरा दोहरा मापदंड। दुर्गा पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे हिंदू त्योहारों पर बार बार पाबंदियां लगाई गई। आइडल इमर्सन यानी मूर्ति विसर्जन के समय को छोटा किया गया। मुहर्रम या अन्य मौकों पर रास्तों को ब्लॉक करने की छूट दे दी गई। एक साल तो दीदी ने खुद कहा था कि अगर यह तुष्टीकरण है तो मैं इसे जिंदगी भर करती रहूंगी। दोस्तों, पूजा पंडालों को कुछ फंडिंग दी जाती थी, लेकिन उस पर भी मुस्लिम संगठनों का विरोध रहता था। लेकिन दूसरी तरफ मदरसों को भारी भरकम फंडिंग की जाती थी। 2026 के बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए 5700 करोड़ रुपए से ज़्यादा आवंटित किए गए, जबकि पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, पूरे बंगाल के विकास के लिए बहुत ही कम राशि खर्च की गई, आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 6000 करोड़ मदरसों पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन विकास पर नहीं। तीसरा, इमामों और मौलवियों को सरकारी वेतन। ममता सरकार ने इमामों को मासिक भत्ता देने की योजना शुरू की। कोर्ट ने इसे रोका, लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश लगातार जारी रही। टैक्स पेयर का पैसा है, एक खास समुदाय के धार्मिक नेताओं को जिया जा रहा है। क्या यह सेक्युलरिज्म है? यह सेक्युलरिज्म नहीं, यह था तुष्टीकरण का खुला खेल। चौथा, घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज। बांग्लादेश की सीमा खुली रखी गई। घुसपैठियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ मिलता रहा। और नतीजा क्या हुआ? जिन इलाकों में पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, वहां आबादी का संतुलन तेजी से बदलने लगा और जब कोई आवाज उठाता तो उसे सांप्रदायिक कहकर दबा दिया जाता था। संदेश खाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संदेश खाली, जहां जमीन हड़पने से लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार तक हुआ और ममता की सरकार चुप्पी साधे रही, क्योंकि जो अपराधी थे वो एक खास वोट बैंक से थे। जमीनें छीन ली गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और जब महिलाएं बाहर आईं और मीडिया के सामने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई, तब ममता दीदी क्या बोली कि यह साजिश है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जब वहां पहुंची तो दीदी ने उन्हें भी बीजेपी का एजेंट बता दिया। 4 सालों तक शिकायतों को दबाया गया और अंततः कोर्ट को दखल देना पड़ा। यह महिलाओं के साथ अन्याय था और मुख्यमंत्री होने के नाते यह ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी कि वो न्याय दिलाए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखा।
एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब बात बंगाल के बेटियों की इज्जत पर आती थी तो ममता बनर्जी चुप्पी साध लेती थी। आपको याद होगा आरजीकर कांड, 9 अगस्त 2024 की वो रात जब एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद आराम करने गई और सुबह उसकी लाश मिली। पूरा देश स्तब्ध रह गया। और इस मामले में ममता बनर्जी की भूमिका क्या रही? चुप्पी, बचाव और साजिश का आरोप लगाना। जब घटना हुई तो कोलकाता पुलिस ने शुरू में इसे सुसाइड बताने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की। अस्पताल के प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि वो टीएमसी का करीबी था। जब पूरा बंगाल गुस्से में था तो ममता बनर्जी क्या कर रही थी? वह भी उतरी सड़क पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधियों का विरोध करने के लिए। उन्होंने बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस को राम बाम श्याम कर ब्लेम किया कि उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जबकि असल सवाल यह था कि आखिर अस्पताल की सुरक्षा कहाँ थी, पुलिस कहाँ सो रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री होकर उन्होंने बंगाल की बेटियों से कहा कि तुम खुद को बचाओ। तो यह चुप्पी नहीं, यह केवल चुप्पी नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भागना था। आरजीकर सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह ममता सरकार की नाकामी का प्रतीक था। अस्पताल में सुरक्षा नहीं, पुलिस में भरोसा नहीं, अपराधियों को संरक्षण और पीड़ित परिवार को न्याय ना मिलना। मरीजों का इलाज रुका रहा, लेकिन ममता दीदी को चिंता नहीं थी। चिंता उन्हें केवल और केवल अपने वोट बैंक और अपने इमेज की थी। ममता बनर्जी को इतिहास जरूर याद रखेगा, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में जिसने महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा की मांग पर चुप्पी साध ली, जिसने न्याय की बजाय अपराधियों का बचाव किया, जिसे आरजीकर की बेटी के लिए आंसू नहीं बल्कि राजनीति का खेल खेला। 5वां, कानून व्यवस्था में पक्षपात। जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता था, पुलिस चुप रहती थी। जब हिंदू संगठन प्रदर्शन करते तो उन पर लाठियां चार्ज की जाती थी, उन पर केस किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ दिन भर में लाउड स्पीकर से 5 बार अजान, उस पर कोई सवाल नहीं। गवर्नर के.एन. त्रिपाठी ने खुद कहा था कि ममता की तुष्टीकरण नीति से बंगाल का सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। 6, शिक्षा में भेदभाव। मदरसों को हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए, नई मदरसाओं को मान्यताएं मिली, वहीं सामान्य शिक्षक को स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाला, योग्य हिंदू और अन्य समुदायों के युवा नौकरियों से वंचित रखे गए। मदरसों से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं निकलते। ममता दीदी भूल गई कि मदरसों से डॉक्टर और इंजीनियर नहीं निकलते, बल्कि एक खास विचारधारा वाले युवा तैयार होते हैं जो बाद में केवल और केवल समस्या बनते हैं। 7, भाषण और बयान। ममता बनर्जी बार बार कहती थी, हालिया चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा, 1 सेकेंड লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে कि हम हैं इसीलिए आप सुरक्षित हैं। यह बयान हिंदू समुदाय को एक खुला संदेश था, या यूं कहें कि धमकी था कि अगर हम ना रहें तो एक खास समुदाय आपको खत्म कर देगा। दोस्तों, तुष्टीकरण की इस नीति का नतीजा क्या हुआ? बंगाल में हिंसा बढ़ी, हिंदू समाज खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा, युवा राज्य छोड़कर भागने लगे, राज्य का औद्योगिक निवेश रुक गया, सामाजिक सद्भाव खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने सोचा कि एक खास वोट बैंक को खुश रखने से सत्ता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन 2026 के चुनाव ने साबित कर दिया कि जनता सब देख रही थी। महिलाएं,
हिंदू समाज, आम बंगाली सब थक चुके थे इस तुष्टीकरण से। यह तुष्टीकरण किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के खिलाफ था, क्योंकि जब सरकार एक समुदाय को छूट देती है तो दूसरे को न्याय नहीं मिलता और अंत में पूरा राज्य पीछे रह जाता है। लेकिन अब एक नया बंगाल बनेगा। 15 साल के तुष्टीकरण, भय और भ्रष्टाचार के अंधेरे के बाद अब उम्मीद का सूरज शुभेंदु अधिकारी के रूप में निकला है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक नया बंगाल बनेगा, जहां विकास होगा और हिंदू भी सुरक्षित महसूस करेगा, जहां दुर्गा पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी। शुभेंदु अधिकारी यह कोई आम नाम नहीं है, यह वह नाम है जिसने टीएमसी को छोड़कर भाजपा का साथ दिया और बंगाल में परिवर्तन की नींव रखी। जिस सिंडिकेट को कटमनी, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बंगाल के औद्योगिक निवेश को मार दिया था, अब उस बंगाल में औद्योगिक पुनरुत्थान होगा। टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े घराने वापस आएंगे, औद्योगिक पार्क बनेंगे। खासकर नॉर्थ बंगाल और साउथ 24 परगना में युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। संदेश खाली जैसी घटनाएं अब इतिहास बन जाएंगी। गुंडों पर सख्त कार्यवाही होगी। हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का, उसे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन किसी को अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। हिंदू समाज की सुरक्षा और सम्मान, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। हिंदू त्योहारों पर कोई अनुचित पाबंदियां नहीं होंगी। दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी और हनुमान जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जाएंगी। कोई भी पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने खुद कई बार कहा है कि बंगाल सबका है, लेकिन किसी एक को विशेष छूट नहीं मिलेगी। और यकीन मानिए, यही बयान हिंदू समाज के हृदय को छू गया। लंबे समय से असुरक्षित महसूस कर रहा हिंदू समाज अब राहत की सांस लेगा। सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, घुसपैठियों पर सख्ती होगी, बंगाल की मिट्टी, संस्कृति और बंगालियों को बचाया जाएगा। हर धर्म का सम्मान होगा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति अब खत्म होगी। नए स्कूल और कॉलेज बनेंगे। मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि वहां के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। नया बंगाल तुष्टीकरण को नहीं बल्कि सामान्य न्याय पर चलेगा। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार सभी के लिए काम करेगी, लेकिन हिंदू समाज को अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पंडालों पर सख्त सुरक्षा और त्योहारों पर खुली छूट, मंदिरों का जीर्णोद्धार, यकीन मानिए यह सब शुभेंदु अधिकारी की प्राथमिकता होगी। शुभेंदु अधिकारी में वो आग है, वो साहस है, वो दूरदृष्टि है जो बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने की क्षमता रखता है। एक नया बंगाल बनेगा, जहां मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से हो, जहां राम की भक्ति खुलकर हो, जहां हर बंगाली युवाओं को रोजगार मिले, जहां हर एक मां और बहन खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी ममता बनर्जी शायद यह भूल चुकी थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाहे जो भी बैठे, राज तो मां दुर्गा की करेगी। बंगाल और बंगालियों पे राज हमेशा माता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।